बहुत लोग अपने आप को भाजपाई कहते हैं, जो दिन में भाजपा और रात में राजद रहते हैं, जो जेल गेट पे भी जाके चमचागिरी करते हैं और दरबार में भी जाके सलामी ठोकते हैं। हमारा परिवार का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। व्यक्ति जो यहाँ से जाता है और यहाँ की जनता को भूल जाता है, उनकी समस्याओं को भूल जाता है, उसको ये चिंता नहीं है कि अगले 3 महीने के बाद जब यहाँ फसल नहीं होगी, यहाँ भुखमरी की समस्या होगी, तो लोग यहाँ खाएंगे क्या और करेंगे क्या। रोजगार का साधन आपको पता ही है, कितने रोजगार हैं, कितने लोग पलायन करके वापस यहाँ से वापस आए हैं, वो लोग करेंगे क्या। विधायक हैं, विकास 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 के नाम पे लोग को ठग रहे हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ विकास की नदियाँ बह रही हैं, मुझे तो सड़कों पे नदियाँ बहती दिख रही हैं। विकास की नदियाँ तो नहीं दिख रही हैं, मगर सड़कों पे नदियाँ बहती हुई दिख रही हैं। आपको पता है मेरा पूरा विधानसभा बाढ़ ग्रसित है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो बाढ़ के चपेट में नहीं है। धान की फसल को तो भूल जाइए, गेहूँ की फसल होगी कि नहीं होगी इसकी भी लोगों की चिंता है। मगर यहाँ का निर्वर्तमान विधायक 10 महीने का कार्यकाल उसका रहा, आज तक उसने ना मीडिया में, ना पेपर में और ना ही विधानसभा में इसका आवाज उठाया। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 3 नवंबर को सिवान में चुनाव होने हैं। इसको लेकर जितने भी दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके दौरे अब तेज हो चुके हैं। इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है दरौंदा विधानसभा में, जहां पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र, एयरलाइंस कंपनी के CEO रह चुके हैं रोहित अनुराग, जिनका नाम भोला सिंह भी है, वो चुनावी मैदान में है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हम लोग दरौंदा विधानसभा के टड़वा परसा गांव में हैं और यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ आई है और लोग इनसे मिलने के लिए आए हैं और ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं सीधे, इनसे रोहित अनुराग उर्फ भोला सिंह से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाल के यहाँ आने का कष्ट किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सर, सबसे पहला सवाल, आप एक एयरलाइन कंपनी के CEO भी रह चुके हैं, देश की जानी मानी कंपनी है, करोड़ों रुपए का पैकेज था, इतनी सुख सुविधाएं छोड़कर समाज सेवा के लिए चुनावी मैदान में उतरे, आखिर क्यों? दुनिया में बहुत लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, उनकी कीर्ति नहीं बनती है, उनकी कीर्ति स्थापित नहीं करते हैं। ऐसा है कि ये सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि एक समय आता है जब वो सोच में पड़ता है कि सोसाइटी हैज़ गिवन मी अ लॉट, नाउ इट्स अ टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो इन माई लाइफ इट वॉज अ टाइम व्हेन आई थॉट ऑफ दैट आई have earned a lot and I have made a lot of money for myself and my family, and it's a time for me to give to the society back. मैंने समाज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। ये समाज, ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये मेरा एक तरह का परिवार है। मेरे पिता से जुड़े हुए लोग हैं, कई दशकों से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोगों के हम ऋणी हैं, बहुत सारा ऋण है इनका हमारे परिवार के ऊपर। तो उस ऋण को चुकाने का समय आ गया था। तो देखिए, जीवन जैसे मैं बताया, जीवन पर्यंत लोग जीते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, मगर बहुत कुछ लोग हैं जिन्हें जीवन में लोग उनके जाने के बाद याद करते हैं, जो कि अपनी कीर्ति स्थापित करते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो मेरा भी वो समय आ गया था। मैंने सोचा कि अब जीवन जितना अपने लिए जो करना था वो मैंने कर लिया, अपना कैरियर जितना बनाना था बना दिया, अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मैं समाज सेवा में आ गया। पिछले कई वर्षों से, 7-8 वर्षों से, लगभग 1 दशक से मैं समाज की सेवा में हूँ। प्रत्यक्ष रूप से मैं समाज की सेवा करता रहता हूँ। अगर मेरा फेसबुक प्रोफाइल आप देखेंगे तो मैंने वहाँ लिख रखा है कि आप समाज के उस व्यक्ति की मदद करें जो आपको धन्यवाद करने लायक है। मैं राजनीति में आया और उसी के क्रम में मैं दरौंदा विधानसभा की जनता की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। आपके पिताजी पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर जी सिवान ही नहीं, महाराजगंज ही नहीं, पूरे बिहार के एक जाने माने समाज सेवी थे। काफ़ी उन्होंने समाज में नाम कमाया, काफ़ी लोगों की मदद की, उनसे भी आपको प्रेरणा मिलती होगी?
देखिए ताउम्र अभी भी आज तक और ताउम्र मेरे पिता मेरे आदर्श रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और हम लोग 4 भाई हैं। उसमें मेरे से मेरे पिता की एक दूसरी तरह की बॉन्डिंग थी। मैं उनसे बहुत चीज़ सीखता था। अकेले में हम लोग बैठते थे। हम लोग हर ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जीवन का जिस पे हम लोग चर्चा नहीं करते थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं उमाशंकर बाबू जैसा हूँ। मैं उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि अगर मैं जितनी कीर्ति उन्होंने स्थापित की, अगर मैं उसका 1% भी अगर कर गया, मैं उनके पद चिन्हों पे कुछ कदम भी चल लिया, तो मेरा जीवन सफल महसूस होगा मुझे। पहला सवाल है कि कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह भाजपा के यहाँ उम्मीदवार हैं, मालेश अमरनाथ यादव हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आप हैं, ऐसे और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, फिर जनता आपको आखिर क्यों चुने? देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है यूएसपी, जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर व्यक्ति का अपना कुछ विशेषता होता है जिसके वजह से उसकी ब्रांडिंग होती है। मेरी ब्रांडिंग ये है कि मैं एक सभ्य समाज और शिक्षित समाज का निर्माण करने के लिए कृत संकल्पित हूँ और यहाँ आया हूँ। मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने का प्रतिद्वंदी और मेरे शिक्षा में कोई समानता नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये कह सकता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, मगर ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने के कोई भी प्रतिद्वंदी, देखिए शिक्षा हर विकास का एक आधार होता है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको विकास का मूल मंत्र नहीं मालूम होगा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको समाज को कैसे सभ्य बनाना है, समाज का कैसे कल्याण करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं जहाँ तक, देखिए हर चीज़ का एक मानदंड होता है। अगर आप एक चपरासी, मैं किसी नौकरी या किसी रोज़गार को छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं उदाहरण सिर्फ दे रहा हूँ। मेरे उदाहरण का मतलब ये है कि एक छोटा सा जॉब होता है गवर्नमेंट का, चपरासी की बहाली निकलती है या सिपाही की बहाली निकलती है, उसके लिए भी सरकार एक मानदंड तय करता है कि उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, इतना उम्र होना चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि एक जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए कोई मानदंड होना चाहिए? मैं मानता हूं कि यहाँ सरकार छोड़ दीजिए, यहाँ की जनता कोई भी मानदंड तय करेगी, कोई भी मानदंड बनाती है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए। मैं ये जानता हूं कि मैं उस हर मानदंड पे अव्वल रहूंगा, मैं सेकंड भी नहीं आऊँगा। 11 उम्मीदवार हैं, मैं जानता हूं कि किसी मानदंड, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो एक्सपोजर यानी कि अनुभव हो, चाहे वो किसी तरीके का कोई कार्य करने की क्षमता हो, मैं उसमें अव्वल ही रहूँगा। मुद्दा क्या रहेगा, चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा सिर्फ एक ही है कि आज तक यहाँ जो निवर्तमान विधायक हैं, विकास के नाम पे लोग को ठग रहे हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ विकास की नदियाँ बह रही हैं। मुझे तो सड़कों पे नदियाँ बहती दिख रही हैं। विकास की नदियाँ तो नहीं दिख रही हैं, मगर सड़कों पे नदियाँ बहती हुई दिख रही हैं। आपको पता है मेरा पूरा विधानसभा बाढ़ ग्रसित है। ऐसा कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो बाढ़ के चपेट में नहीं है। धान की फसल को तो भूल जाइए, गेहूँ की फसल होगी कि नहीं होगी इसकी भी लोगों की चिंता है। मगर यहाँ का निवर्तमान विधायक 10 महीने का कार्यकाल उसका रहा, आज तक उसने ना मीडिया में, ना पेपर में और ना ही विधानसभा में इसका आवाज़ उठाया कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र का किसान, हमारा क्षेत्र का गरीब भूखे मरने की कगार पे है और उसे मुआवजा मिलना चाहिए, उसे कोई पैकेज मिलना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपकी कभी यहाँ के जनप्रतिनिधि से ऐसी कोई बात हुई है जिसमें उन्होंने बोला है यहाँ के लोगों के लिए राहत पैकेज मांगा हो, बाढ़ के लिए कभी चर्चा किया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप बताएं। नहीं किया है। जब मैं यही जानना चाहता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या काम कि जिसको यहाँ जनता जिता के भेजती है, उसे शक्ति देती है, उसे अपना जुबान देती है, उसे अपना विश्वास देती है कि उसके बदले, इस जनता के बदले वो सदन में जाके उसकी समस्याओं को बोलेगा। वो व्यक्ति जो यहाँ से जाता है और यहाँ के जनता को भूल जाता है, उनकी समस्याओं को भूल जाता है, उसको ये चिंता नहीं है कि अगले 3 महीने के बाद जब यहाँ फसल नहीं होगी, यहाँ भुखमरी की समस्या होगी, तो लोग यहाँ खाएंगे क्या और करेंगे क्या? रोजगार का साधन आपको पता ही है, कितने रोजगार हैं, कितने लोग पलायन करके यहाँ से वापस आए हैं, वो लोग करेंगे क्या? जब ऐसा जनप्रतिनिधि होगा, जब अपनी लोगों की जनता, जो लोग विश्वास से उसको वोट दिए, जो लोग विश्वास से उसको जिता के भेजे, उनकी चिंता उसे नहीं है, ऐसे जनप्रतिनिधि का यहाँ क्या मतलब है? लेकिन लगातार सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया में ये बातें करते हैं कि करोड़ों की लागत से जगह जगह पे सड़कें बनवाई, पूरे विधानसभा में कई 100 सड़कों को काउंट करवाते हैं कि उन्होंने बनवाया है।
देखिए, यहाँ की जनता से थोड़ा आप सर्वे कीजिए, सोशल मीडिया का बात मत कीजिए। बहुत सारे जो 100 सड़कें आप बोल रहे हैं, उसमें से 50 सड़कें ऐसी हैं जिसका सिर्फ सिलपट लगा है, शिलान्यास हुआ है, उस सड़क पे काम नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर 500 फीट का सड़क है और 50 फीट का आप काम करा के उस पर सिलपट लगा देते हैं तो वो रोड नहीं बनता, वो रोड कहीं जाता नहीं है। 50 फीट के बाद 450 फीट आपको रगड़ना ही पड़ेगा, उस कीचड़ में ही चलना पड़ेगा। तो 50 फीट से वो 500 फीट नहीं बन रहा है। तो लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, लोगों के आंख में धूल ना झोंकें। लोगों को पता है कि विकास क्या होता है। उमाशंकर बाबू इस क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे थे, कभी 1.5 लाख रुपये उनको विधायक मद का फंड मिलता था। ऐसा कोई गांव नहीं था, यहाँ सारी जनता है, मेरे से आप बोलने के बाद लोगों से पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां खड़ंजा नहीं बिछा था। उस समय विधायक मद का पैसा सिर्फ 1.5 लाख रुपये आता था, आज के डेट में 2 करोड़ रुपये आता है। तो मनसा होनी चाहिए व्यक्ति को करने के लिए, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वहाँ ठेकेदार नहीं बनाते थे, यहाँ लोग हर जगह 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट बना के और अपने लोगों को 2000, 4000, 5000 रुपया कमाने के लिए ठेकेदारी करके पूरे फंड का ऐसा तैसा कर दिया। कम से कम उस फंड का कम से कम एक बड़ा कोई पुल बनाए होते, कम से कम 500 फीट का कोई सड़क बनाई होती, 5 किलोमीटर का कोई ईंटकरण किया होता, तो कम से कम एक काम तो कंप्लीट हुआ होता। कौन सा सड़क इनका कंप्लीट है? और सड़क की क्वालिटी आपने देखी है? कभी आप जांच करें, आप पत्रकार हैं, आप समाज का आईना है, समाज का दर्पण है, कभी आप वो भी चेक करें कि 6 इंच और 8 इंच की ढलाई का पीसीसी करना होता है, कितने इंच ढलाई हुई है। अगर जांच हो जाए तो बहुत लोगों को एफआईआर हो जाएगा और बहुत लोगों को जेल जाना पड़ेगा। अब जगह जगह पे कहते हैं कि मैं एनडीए का प्रत्याशी हूँ, भाजपा का प्रत्याशी हूँ, आपके द्वारा कहा जाता है, लेकिन उनका एक बयान आता है कि वो लोग कोई भाजपा में नहीं है। कहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष उनके साथ हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष, कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जुड़ रहा है। वो सिर्फ अपने मुंह से भाजपा के कार्यकर्ता बता रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी बता रहा है। वो सही कह रहे हैं कि भाजपा का जिला अध्यक्ष मेरे साथ नहीं है, वो अच्छी बात है, उसको होना भी नहीं चाहिए। उसके जैसा अक्षम व्यक्ति मैं नहीं चाहता कि मैं लेके घूमूं तो लोग मुझे भी उसी की तरह अक्षम समझेंगे। वो सक्षम नहीं है, अक्षम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाजपा और जदयू है कौन? यहाँ एनडीए में जदयू का जो शुरू से जो संभाले हुए व्यक्ति है, जिसने जदयू को सींचा है, जदयू को इस सीवान जिले में उस ऊंचाई तक पहुंचाई है जहां आज जदयू है, अजय सिंह पूर्ण रूप से मेरे साथ हैं, मेरे साथ समर्थन कर रहे हैं। भाजपा जितेंद्र स्वामी, आपको पता हो कि 2014 में जब मेंबरशिप ड्राइव हुआ था, जब मेंबर्स बनाने की बात हुई थी, तो जितने मेंबर्स पूरे सिवान जिले में बने थे, जितने, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 1 लाख मेंबर्स बने थे, जितेंद्र स्वामी ने अकेले 75,000 मेंबर बनाए थे और 25,000 में पूरा जिला बनाया था। उस तरीके का काम हम लोग करते हैं। हम लोगों ने भाजपा को सींचा है, हम लोगों ने भाजपा को संजोया है, भाजपा को बचाया है, भाजपा की झंडा लेके हम लोग ढोए हैं। ठीक है, ये बात सही है कि भाजपा का सिंबल मेरे पास नहीं है, ये बात सही है कि भाजपा का टिकट मेरे पास नहीं है, मगर मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। टिकट पार्टी देती है, सर्टिफिकेट मेरी जनता देगी जो यहाँ खड़ी है। मीडिया में उनका एक और बयान आया था इसी पे कि वो भाजपा के कहते हैं, लेकिन मैं तो शुरू से भाजपा रहा हूँ, उन्होंने राजद कांग्रेस भी ज्वाइन किया है। देखिए अब इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। बहुत लोग अपने आप को भाजपा ही कहते हैं, जो दिन में भाजपा और रात में राजद रहते हैं, जो जेल गेट पे भी जाके चमचागिरी करते हैं और दरबार में भी जाके सलामी ठोकते हैं। हमारा परिवार का ऐसा इतिहास नहीं रहा है। हम सामने से लड़ते हैं और सामने से बोलते हैं, पीछे से नहीं बोलते हैं। तो इस पे हम लोग ना चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत सभ्य व्यक्ति हूँ। अगर मैं बोलने लगूंगा तो बहुत लोगों को मुंह छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। अमरनाथ यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं और दावे कर रहे हैं कि दरौली में जिस तरह से विकास हुआ, माले लगातार विकास करेगी। देखिए, अमरनाथ यादव जी उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं, श्रद्धेय हैं, मगर उनकी जो राजनीति है वो हत्या की राजनीति है। उनकी जो राजनीति है वो समाज को खंडित करने की राजनीति है। मैं उससे घृणा करता हूँ। मैं वैसे समाज का सृजन और वैसे समाज का बात भी नहीं करता जैसे समाज का वो निर्माण करते हैं। वो जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे शांति, अमन, चैन समाप्त कर देते हैं। वो एक ढकोसला है उनका। आपको पता है उनका बेटा लंदन में काम करता है, मगर वो हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं। तो मुझे तो लगता है 2 चीज़ की कमी है, या तो उनके परिवार में संस्कार की कमी है, क्योंकि बेटा कमाता है वो उनको पैसा नहीं दे पाता है, या तो वो पैसा उनको पास आता है वो ढकोसला करके दिखाते हैं। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है।
इसका उन्होंने जवाब दिया था। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो उसी में इन्होंने कहा था कि क्या गरीब का बच्चा लंदन में नहीं पढ़ाई कर सकता। मैंने कभी नहीं बोला कि गरीब का बच्चा लंदन में नहीं पढ़ सकता। हर गरीब का बच्चे का हक है कि लंदन, अमेरिका, हर जगह पढ़े। हम चाहेंगे कि हर गरीब का मैं जिस दिन सक्षम होऊंगा, आपको मैं ये बोलने वाली चीज़ नहीं है। जैसे मैं बताया कि मैं शुरू से चैरिटी करता हूँ, आपको पता होगा कि 10 ऐसे बच्चे हैं गरीब के बच्चे, मैं जिनका नाम नहीं लूँगा और कहाँ के हैं वो भी नहीं बताऊँगा। मैं उनको हॉस्टल में लेकर पढ़ाता हूँ और ये मेरी अपनी स्वेच्छा से है। तो इस तरह की गंदी राजनीति ना करें। मैंने कभी नहीं बोला कि गरीब का बच्चा लंदन में ना पढ़े। गरीब का बच्चा जब लंदन पढ़ सकता है तो हवाई चप्पल पहन के आप समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? आपके पास पैसा नहीं है, लंदन में कोई फ्री में पढ़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ना रखें। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं गाड़ी से घूमता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी का पैसा कमाता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं इनकम टैक्स जमा करता हूँ। आपके पास भी पैसे का कोई कमाने का साधन होगा, तो आप क्यों ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं? गरीबों का सेवा करने के लिए और गरीबों का हित जानने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा फाड़ के घूमा जाए। अच्छे कपड़े पहन के भी, क्योंकि सेवा मन से होती है, तन से नहीं होती है। दरौंदा विधानसभा चुनाव प्रचार में आते ही सबसे पहले उन्होंने आपके पिताजी पे कटाक्ष किया था। मेरे पिताजी पे कटाक्ष करने के लिए वो एक तरह का सूरज के ऊपर थूकना जैसा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। अमर यादव जी की हैसियत नहीं है मेरे पिताजी के इमेज पे बोलने की, तो उस पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ये जनता बताएगी कि उमाशंकर बाबू के चादर पे कभी किसी ने दाग नहीं लगाया। वो ऐसे काजल के कोठरी से बेदाग होकर निकले हैं। कोऑपरेटिव के चेयरमैन थे, डिस्कोमान के डायरेक्टर थे, 30 सालों तक वो विधायक रहे, सांसद रहे, मगर आज तक उन पर कोई आरोपित नहीं कर सका। वो अक़लियत की, गरीबों की, पिछड़ों की, सबकी राजनीति उन्होंने किया है। आपको पता है हम लोग कभी जाति के आधार पर हमने कभी राजनीति नहीं किया। सबसे कम वोट राजपूत का वोट महाराजगंज विधानसभा में था, जहां से वो 6 बार विधायक रहे। तो कोई तो उनको वोट करता होगा। वो गरीब लोग वोट करते थे, वो पिछड़ा उनको वोट करते थे, वो अक़लियत उनको वोट करती थी। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति थे और वो आज नहीं है इस दुनिया में। उनको अमर यादव जी मैंने बताया कि मेरे उम्र में बड़े हैं, श्रद्धेय हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और वो जो व्यक्ति अपनी कीर्ति छोड़ गया है, जिसके आज भी लाखों चाहने वाले हैं, जो उनके नाम पे मर मिटने को तैयार हैं, उनके बारे में ऐसा वो कुछ कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। चलिए, अगर जनता आप पे विश्वास करती है, आपको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करती है, तो पहली प्राथमिकता दरौंदा के लिए विधायक बनने के बाद भोला सिंह की क्या रहेगी? देखिए, पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जो मूलभूत सुविधा, जो मूलभूत अधिकार यहाँ की जनता का है, जिसके लिए लोग सदियों से लड़ रहे हैं, सदियों से परिश्रम कर रहे हैं। देश की आज़ादी को 73 साल हो गए, 29 राज्य एक साथ बने थे। आज 28 राज्य कहाँ हैं और हमारा बिहार कहाँ है? मैं चाहूँगा कि इस जो मूलभूत सुविधा की जो कमी है, पहले तो उसे पूर्ण करें। सड़क, बिजली, पानी, नली, गली, ये सब पहले पूर्ण हो। उसके बाद मेरा जो फोकस होगा वो स्वास्थ्य सेवाओं पे होगा, शिक्षा पे होगा और नौकरियों का सृजन और रोजगार का अवसर प्रदान करना होगा। सिवान के 2 कद्दावर नेता जितेंद्र स्वामी और अजय सिंह कल तक एक दूसरे के विरोधी थे और आज साथ आए, तो क्या लगता है व्यास सिंह को हराने के लिए दोनों नेता, जो कद्दावर नेता है, वो साथ हुए हैं? जी नहीं, किसी को हराने के लिए हम कोई किसी के साथ नहीं आया है। हाँ, हम मुझे जिताने के लिए ज़रूर साथ आए हैं। मैं आपको बोलूं कि हम लोगों की सोच ये है कि घर का झगड़ा हम घर में सुलझा लेंगे, बाहर वालों को उसका मज़ा नहीं लेने देंगे। कौन बाहर वाले से तात्पर्य? बाहर वाला जीत कर आया है, उसका दरौंदा में कुछ नहीं है, उसका दरौंदा में कुछ नहीं है। लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जन समर्थन आपको किस तरह का मिल रहा है लोगों से? देखिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों में एक नया जोश मैंने देखा है। लोग नई उम्मीद मेरे से रखे हुए हैं। लोग एक शिक्षित और सभ्य नेता का और जनप्रतिनिधि की तलाश में थे, जो उनको मेरे में दिख रहा है। लोगों में बहुत ज़्यादा मेरे प्रति उम्मीद और उमंग है। मैं धन्य हूँ लोगों का, मैं ऋणी हूँ, मैं आभारी हूँ कि मुझे जैसा रिस्पांस मिल रहा है मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को, जिसका राजनीतिक सफ़र इतना लंबा नहीं रहा, मगर वो जानते हैं कि ये आदमी कुछ कर गुजर सकता है। ये इस व्यक्ति को क्षमता है कुछ करने के लिए और जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा। क्या अपील करेंगे दरौंदा विधानसभा की जनता से? दरौंदा विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं दरौंदा विधानसभा की जनता से यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि
हे मेरे मतदाता बंधु, आप मुझे एक मौका दें और मैं ये कहूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा और आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। आज तक जो जिस कारणों से आप में अविश्वास पैदा हुआ है, मैं उसे दूर करूंगा और मैं यहाँ आपका बेटा बन के आपकी सेवा करता रहूँगा। तो हमारे साथ पूर्व सांसद समाज सेवी उमाशंकर सिंह के पुत्र रोहित सिंह अनुराग उर्फ भोला सिंह थे, जिन्होंने लोगों से अपील की कि आप मुझे एक बार विश्वास करें और मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा, बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करूंगा। अब देखना है कि आने वाले वक्त में जनता इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी अभिमन्यु के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।